नमस्कार दोस्तों, एलएन स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। फागोत्सव शुरू हो चुका है और फागोत्सव के इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के बिंदुओं की चर्चा हम करना शुरू करते हैं। इन बिंदुओं के साथ एक अच्छे करंट अफेयर एनालिसिस के साथ हम आपके साथ फिर से एक बार उपस्थित हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द वीक की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद ए बोबडे, यानी शरद अरविंद बोबडे। उन्होंने अभी अभी सीनियर मोस्ट जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, एन वेंकट रमन, उनको अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे संविधान का संरक्षक और हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का रखवाला आप कह सकते हैं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बात है वो की गई है आर्टिकल 124(1) में, यानी हमारे संविधान का जो आर्टिकल 124(1) है उसमें कहा गया है कि शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के चीफ जस्टिस को किस तरीके से चुना जाएगा इसके बारे में कोई विवरण हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन इंडिया के चीफ जस्टिस को कैसे चुना जाता है, किस तरीके से एक परपाटी चली आ रही है उस परपाटी के अकॉर्डिंग ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको चुना जाता है। मोस्टली जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो सीनियर मोस्ट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जज उसे बाय एज नहीं माना जाता, उसे माना जाता है उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, यानी उसको कितने टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट में काम करते हुए। आगे हम बात करते हैं कि कुछ केसेस कैसे होते हैं। अभी सबसे पहले है शरद ए बोबडे, यानी शरद अरविंद बोबडे हैं जो प्रेजेंट करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने एन वेंकट रमन्ना को नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। ये 24 अप्रैल ऑफ दिस ईयर से 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आगे बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि इसमें सीनियरिटी के अकॉर्डिंग चुना जाता है, लेकिन सीनियरिटी एज से डिसाइड नहीं होती है। इसमें सीनियरिटी डिसाइड होती है कि कितना टाइम पहले उनका अपॉइंटमेंट हुआ है या अपॉइंटेड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो दो जज एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं तो उसमें फर्स्ट जिसने सवाल इन किया है, जिसने शपथ पहले ली है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें देखा जाता है कि कौन से चीफ जस्टिस ने एज इन हाई कोर्ट जज सबसे ज़्यादा काम किया है। तो इसमें देखा जाता है हाई कोर्ट सर्विस, और उसमें जो हाई कोर्ट की सर्विस जिसकी ज़्यादा होगी वो सीनियरिटी में जीत जाएगा। तो इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश में इलेक्शन के रिगार्डिंग सरगर्मियां जोरों पे हैं। बहुत सारी नेशनल लेवल की पार्टीज और बहुत सारी राज्य स्तरीय पार्टी अपना भाग्य आजमाएंगी आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस में। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं इन कमिंग मंथ्स। अगर हम बात करें कि जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में तो ये मोस्टली होते हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमेशा शंका के दायरे में रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, इवन वोटर्स, वो संशय करते हैं कि हमारा वोट सही जगह गया है या नहीं गया है। इसके लिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने व्यवस्था की है बीवीपीएटी की। बीवीपीएटी क्या होता है? बीवीपीएटी एक मशीन होती है जो कि ईवीएम के साथ ही कनेक्ट की जाती है। जब ईवीएम में आप अपना वोट किसी पार्टी के कैंडिडेट को देते हैं तो वही वोट प्रिंट होके आपको दिखेगा कुछ सेकंड के लिए उस बीवीपीएटी में, और उसके बाद उसके साथ जो ट्रेल लिंक है उसमें वो चला जाता है। अगर कैंडिडेट या फिर कोई भी वोटर, उनको प्रॉब्लम होती है कि हमारा वोट सही जगह नहीं गया, कोई शंका होती है, तो उसके बाद जो ट्रेल में पेपर वोट से उनको काउंट किया जाता है और मैच किया जाता है ईवीएम की काउंटिंग के साथ। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखते हुए चलने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। ये हैं सुनील अरोड़ा, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा आपको जो फैक्ट याद रखना है वो है कि कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं जिसमें आने वाले टाइम में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये हैं वेस्ट बंगाल,
असम, केरल और तमिलनाडु। साथ में एक यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, वहाँ पे भी इलेक्शंस इन राज्यों के साथ ही होने वाले हैं। तो 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, ये फैक्ट आपको याद रखते हुए चलना है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोविड-19 के बाद अगर किसी देश की यात्रा पे गए हैं तो वो पहली बार गए हैं बांग्लादेश की यात्रा पे। जी हाँ, वो वहाँ पे बांग्लादेश की जो इंडिपेंडेंस है उसकी गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, चीफ गेस्ट हैं वहाँ पे उसके। इसी के साथ हम बात करते हुए चलते हैं यहाँ गांधी पीस प्राइज़ की। गांधी पीस प्राइज़ क्या है, क्यों दिया जाता है? देखिए, गांधी पीस प्राइज़ 1995 में कंस्टिट्यूट किया गया था और ये जो प्राइज़ है वो सेलिब्रेट करने के लिए महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी को रखा गया था। अगर हम बात करें कि 2020 का जो पीस प्राइज़ है वो किसके लिए जाता है और ये पीस प्राइज़ किन्हें दिया जाता है, तो ये पीस प्राइज़ उन लोगों को या उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि गांधी के दर्शन है और जो नॉन वायलेंस वाला दर्शन है या फिलॉसफी है गांधी की, उसको फॉलो करते हैं। तो आज बात करते हैं कि इस बार का गांधी पीस प्राइज़ 2020 दिया जाता है शेख मुजीबुर रहमान। ये फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के। जो बांग्लादेश की आज़ादी थी उसमें इन्होंने गांधीयन मेथड का यूज किया और आज़ाद करवाया बांग्लादेश को। तो इस बार का जो पीस प्राइज़ है वो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के नाम होता है। अगर हम 2019 की बात करें तो फॉर्मर सुल्तान हैं ओमान के लेट कबूस बिन सईद अल सईद, इन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है 2019 का। आगे अगर हम बात करें कि ये अवार्ड किस आधार पर दिया जाता है, कौन सी ज्यूरी है जो ये अवार्ड सेलेक्ट करती है, लोगों को सेलेक्ट करती है, तो देखिए एक ज्यूरी होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसको चेयर करते हैं। उसके अलावा उसमें होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं और साथ में होते हैं फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, इसके फाउंडर भी उस ज्यूरी में होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गांधी पीस प्राइज़ की जो ज्यूरी है उसमें कौन कौन से होते हैं या कौन नहीं होता है। तो इसमें बाकी आप करेंगे, एक चीज़ आपको याद रखनी है, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल भी उस ज्यूरी में होते हैं। ये जो पीस प्राइज़ है 1995 से, जैसे मैंने बताया, तब से दिया जा रहा है। 125th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की उस साल। तो दिस इज ऑल अबाउट गांधी पीस प्राइज़। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गैस की जो कि एक नोबेल गैस है और जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी वो गैस होगी। जी हाँ, वो गैस है हीलियम। अभी इंडिया हीलियम क्राइसिस से जूझने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है, क्या रीजंस हैं, इंडिया में हीलियम कहाँ कहाँ मिलता है, इन सारी चीज़ों की बात हम करते हुए चलते हैं। देखिए, इंडिया का जो हीलियम है वो मोस्टली इंपोर्ट होता है यूएसए से। यूएसए में फेडरल हीलियम रिजर्व्स हैं, वहाँ से इंडिया का जितना भी हीलियम की जो ज़रूरत होती थी वो पूरी होती आई है। लेकिन अभी ये जो रिजर्व हैं ये क्लोज होने वाले हैं। इस वजह से इंडिया को 2021 के बाद अगर हम बात करें तो हीलियम की बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेलनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया लगभग कितना, तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ चलूँ कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए का हीलियम सालाना इंडिया आयात करता है या करता था यूएसए से, जो आगे बंद हो जाएगा। अब हम करते हैं कि इंडिया में हीलियम नहीं है। देखिए, इंडिया में हीलियम है लेकिन बहुत कम मात्रा में है और कुछ रिजर्व्स ऐसे हैं जिनका दोहन अभी शुरू नहीं किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली हीलियम राजमहल वॉल्केनिक बेसिन जो है झारखंड में, वहाँ पे मिलता है। ये कहा जाता है कि स्टोर हाउस है हीलियम का, जो ट्रैप्ड हो गई थी बिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जबकि अर्थ सन से बनी थी, यानी बर्थ ऑफ द अर्थ हुई थी, उसी समय ये इस बेसिन में ट्रैप हो गई थी। तो अभी इस बेसिन की जो ये हीलियम है इसका एक्सट्रैक्शन हमने शुरू नहीं किया है। आगे अगर बात करें कि इस समय हीलियम कहाँ से, तो हीलियम बहुत कम मात्रा में अभी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है मोनोजाइट सैंड से। मोनोजाइट सैंड है, उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से हीलियम निकलता है। मोनोजाइट सैंड वो केरल बीच में मिलती है, केरल में एक जगह है वहाँ पे मोनोजाइट सैंड है, वो मोस्टली मिलती है। आगे हम बात करें कि हीलियम इतनी क्यों ज़रूरी है, क्या यूज़ होते हैं हीलियम के और उन ज़रूरतों को हम आगे कैसे पूरा कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है जो हीलियम का, वो होता है आपका एमआरआई। एमआरआई की बात करें तो ये होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग।
जो कि मेडिकल फील्ड में एक इम्पोर्टेंट यूज होता है एमआरआई का, ताकि आप डिटेक्ट कर सकें किसी भी बीमारी को। तो किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई का यूज किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है रॉकेट्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और अगर हम डेली यूज की बात करें तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग में और जो बैलून्स होते हैं उनमें भी हीलियम का यूज किया जाता है। तो ये यूज की बात हुई। अगर बात करें तो यूएसए की मोनोपोली रही है इसमें, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हीलियम है वो यूएसए के पास ही है, और वो भी नेचुरल फॉर्म में है। वहाँ के जो पठार हैं उनके अंदर हीलियम का स्टोर्स हैं, एक स्टोर हाउस के रूप में है यूएसए हीलियम के। तो इसलिए यूएसए की मोनोपोली रही है, और अभी इंडिया इस क्राइसिस से जूझेगा, और कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और क्या हम हमारे जो देश में हीलियम उपलब्ध है उसका यूज कर पाएंगे, ये आगे की बात है। आगे हम अर्थ आवर की बात करते हैं। मार्च के अंतिम सैटरडे यानी लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए इसका क्या उपयोग है, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी संस्था है जो कि मेन रोल प्ले करती है इसके सेलिब्रेशन में और लोगों के अंदर एक जागरूकता लाती है क्लाइमेट चेंज के प्रति। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो संस्था है वो है WWF, जिसे हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। दूसरा, ये 1 घंटे के लिए टर्न ऑफ करवाता है लाइट्स, जो लाइट होती है उसको बंद करवाता है, और उसके लिए इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, कॉर्पोरेट्स को, इवन हाउस होल्ड्स को भी। तो 8:30 से 9:30 PM रात्रि में जो लाइट्स हैं उनको बंद करके एक सिग्नल दिया जाता है क्लाइमेट चेंज को, और एक अर्थ के लिए एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिग्नल वो होता है। इस बार का जो है उसका जो थीम है वो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये जो अर्थ आवर है 2021 उसका थीम है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। इस बार कब किया जा रहा है, 27 मार्च को। और इस बार का थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। कौन इसमें एक ऑर्गेनाइज करता है इस मूवमेंट को, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थ आवर। आगे हम बात करते हैं एक योजना की। योजना का नाम है ग्राम उजाला। इस योजना के अंतर्गत जो LED बल्ब होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि एनर्जी सेव की जा सके ग्रामीण स्तर पे। तो ग्राम उजाला क्या योजना है, देखिए इसके अंतर्गत जो LED बल्ब हैं वो सिर्फ 10 रुपये में दिए जाएंगे। यानी जो भी कोई इंडिविजुअल होगा, कोई भी हाउस होल्ड इंडिविजुअल होगा, उसको 5 बल्ब प्रति बल्ब 10 रुपये के हिसाब से इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। और बाकी की जो इसमें एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाएंगे कार्बन क्रेडिट से। कार्बन क्रेडिट्स यानी हम कितना कार्बन फुटप्रिंट्स को बचा पा रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इस योजना की जो संस्था है जो इसको कैरी करेगी वो है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, CESL। ये वो संस्था होगी जो इसको चलाएगी या जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी LED बल्ब्स को। आगे बात करें, कॉस्ट क्या रहेगी, 10 रुपीज़ रहेगी। रूरल एरियाज़ में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और ईच हाउस होल्ड को 5 LEDs दी जाएंगी। आगे ये है कि जैसे मैंने बताया कि कार्बन क्रेडिट से ही इसको फाइनेंस्ड रहेगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, और 60 रुपीज़ का लगभग एक बल्ब होगा, और उसमें जो हाउस होल्ड है उसको 10 रुपीज़ उस बल्ब के देने होंगे। तो ये योजना है ग्राम उजाला। आगे हम बात करते हैं RT-PCR की। देखिए आप जानते हैं कोविड-19 है, उसमें फिर से एक बार स्पाइक हुआ है। उसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। बहुत सारे स्टेट ने ये एक रूल बनाया है कि कोई भी अगर कोई ट्रैवलर आएगा या जाएगा किसी भी स्टेट में तो उसको RT-PCR, ये एक टेस्ट होता है जिससे कि कोविड-19 का जो वायरस है उसका पता चलता है कि ये वायरस उस किसी इंसान के अंदर मौजूद है या नहीं। तो RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है और ये टेस्ट कैसे वर्क करता है इसकी जानकारी हम लेते चलते हैं, क्योंकि इन दिनों ये बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है और न्यूज़ में भी बना हुआ है। तो बात करते हैं RT-PCR की। देखिए इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR के नाम से इसे जाना जाता है। इस टेक्निक के अंतर्गत
जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए है इनटू डीएनए, अगर इस कंटेक्स्ट की बात करें तो कंप्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए आप कह सकते हैं, उसको एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए टारगेट यूजिंग पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे अगर हम कहते हैं, वो किया जाता है। ये मेनली किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरल आरएनए, यानी जो वायरल आरएनए है उसका पता लगाने के लिए ये क्लिनिकल रिसर्च या सेटिंग्स में ये किया जाता है। तो आपको यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, RT-PCR। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज करते हुए चलते हैं, जो कि हमारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला जो फैक्ट है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 के रिगार्डिंग। इस बार का साहित्य अकादमी अवार्ड है वो पॉलिटिकल राइटर हैं एम वीरप्पा मोइली, उन्हें दिया जा रहा है। साथ में अरुंधति सुब्रमण्यन जो हैं उनको भी ये मिलेगा, वो एक पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रुटे। मार्क रुटे जो हैं वो लगातार चौथी बार फिर से नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो एक रेटिंग आती है मूडीज एनालिटिक्स की, जिसने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा है कि 12% की ग्रोथ रेट रहेगी कैलेंडर ईयर 2021 में इंडियन इकोनॉमी में। आगे नेक्स्ट है वो आ रहा है आपका 6th प्रेसिडेंट हैं तंजानिया के, ये बने हैं सामिया सुलूहू हसन, लेकिन ये 6th प्रेसिडेंट होने के साथ ही फर्स्ट फीमेल लीडर भी हैं, जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, यानी पहली ये फीमेल प्रेसिडेंट हैं उस कंट्री की। तो ये जो फैक्ट हैं, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2021 और इसमें लगातार चौथी बार फिनलैंड जो है उसने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो 139 पोजीशन रही है इंडिया की आउट ऑफ 149 कंट्रीज में। टोटल 149 कंट्रीज का सर्वे किया गया था यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में, और उसमें 139 पोजीशन मिली है इंडिया को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है उसको रैंक किया है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री टू ड्राइव इन, यानी वहाँ पे ड्राइव करने के लिए आपके रोड एक्सीडेंट्स अगर देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में होते हैं और मोस्ट डेंजरस कंट्री है टू ड्राइव इन, वाइल इंडिया का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन पे आता है इसमें, यानी कम से कम हम कुछ बेटर हैं। 4th पोजीशन पे इंडिया आता है इन द डेंजरस कंट्रीज टू ड्राइव इन। और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी है जितोवी, उसने इसको जारी किया है। तो ये फैक्ट जो है वो आपको याद करते हुए चलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज का ये जो एनालिटिक है आपका जनरल स्टडीज़ का आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होली का त्यौहार है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हैप्पी होली and all the best for your coming exams.